हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मंगला ट्यूटोरियल्स। मैं महेंद्र मंगला। आज हम करेंगे क्लास 12th आईएससी कॉमर्स चैप्टर नंबर 9 ऑर्गेनाइजिंग। ये जो वीडियो रहेगा वन शॉट रहेगा और मैं इस चैप्टर को कोशिश कर रहा हूं कि इजीली मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूं। इससे पिछले मैंने 8 चैप्टर्स के वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, आप लोगों को एग्जाम में काफी हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये बात करेंगे ऑर्गेनाइजिंग की, क्योंकि आपके पूरे जितने भी चैप्टर्स हैं, जितनी भी आपके जो आपके सिलेबस में चैप्टर्स हैं, उनमें जो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं और जो ऐसा चैप्टर है जो मैक्सिमम बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो मेरा कोशिश यही है कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आए। आपको सबसे पहले ये समझ में आए कि ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है। मालूम चला आपको ऑर्गेनाइजिंग ही नहीं पता है, बाकी आपने चैप्टर लर्न कर लिया है, तो आपका बहुत ज्यादा चांस रहेगा कि आप भूल जाएंगे। तो हम समझते हैं कि सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग क्या है। जैसे आपने देखा होगा कि अभी कुंभ का मेला ऑर्गेनाइज हुआ, उसको ऑर्गेनाइज किया गया। तो क्या एक सिंगल पर्सन ने किया होगा? नहीं, इट्स ए ग्रुप ऑफ पीपल। तो सेम वे अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि आपको एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, घर में भी बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज होती रहती है, आपने देखा होगा। तो मान लीजिए आपके 1000 गेस्ट आ रहे हैं और आपको एक बजट दे दिया जाता है कि आपको 2 लाख रुपीज या 3 लाख रुपीज का आपको बजट दे दिया गया है और आपको 10 या 15 लोग दे दिए गए हैं कि आप इसको ऑर्गेनाइज करके दिखाइए। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे और लिखेंगे कि कौन कौन लोग आने हैं, उनके उनके फोन नंबर्स क्या हैं, मेन्यू क्या होगा, वेन्यू क्या होगा, सब डिसाइड करेंगे आप। डीजे का प्रोग्राम होगा नहीं होगा, नाच गाना होगा नहीं होगा, केक कहां से आना है और केक के साथ साथ और बाकी आप क्या सर्व करेंगे उनको, गेस्ट को, और उनको रिटर्न गिफ्ट में क्या देना है। आप बहुत सारी चीजें डिसाइड करने वाले हैं और आप कॉपी पेन लिख के लिखेंगे भी ये काम। तो ये तो मैं आपका पर्सनल लाइफ का एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो अब आप सबसे पहला काम क्या कर रहे हैं? आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। फिर आप उनको डिपार्टमेंटलाइज करेंगे। डिपार्टमेंटलाइज का मतलब ग्रुप करेंगे कि ये वाला डिपार्टमेंट ये काम करेगा, ये वाला डिपार्टमेंट ये काम करेगा, ये वाला डिपार्टमेंट ये काम करेगा। 15 लोग भी आपके पास हैं तो आपने 3 डिपार्टमेंट बना दिए 5-5 लोगों के, और उन 5 लोगों को इक्वल अथॉरिटी मत दीजिए। एक को सुपीरियर कर दीजिए, बाकी को सबऑर्डिनेट कर दीजिए। हाँ, एक को बॉस बना दीजिए हर डिपार्टमेंट का। यस यस। तो आपने सबसे पहला काम क्या किया? आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। फिर उसको डिपार्टमेंटलाइज कर दिया। डिपार्टमेंटलाइज मतलब ग्रुप कर दिया। फिर आपने उनको ड्यूटीज दी। क्या दी? ड्यूटीज दी, और उनके बीच में रिपोर्टिंग रिलेशन बना दिया कि कौन सुपीरियर रहेगा और कौन सबऑर्डिनेट रहेगा। क्लियर? तो ये एक्चुअली ऑर्गेनाइजिंग है। तो अगर हम ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजिंग इज ए प्रोसेस वेयर बाय द एक्टिविटीज आर आइडेंटिफाइड एंड दे आर ग्रुप्ड, और उनके बीच में वी विल मेक कोऑर्डिनेशन एंड एस्टेब्लिश द अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। दैट इज व्हाट कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। और हम ये भी कह सकते हैं इट इज हार्मोनियस एडजस्टमेंट ऑफ वर्क टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ द कॉमन गोल्स। ठीक है? तो ये आपके यहाँ पे एक जो मीनिंग दे रखा है, इज ए प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज, ब्रिंगिंग द रिसोर्सेज टुगेदर, एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप अमंग देम इज व्हाट कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। अब इसकी इंपोर्टेंस की बात करते हैं। तो इंपोर्टेंस में सबसे पहला इंपोर्टेंस है स्पेशलाइजेशन, कि जो जब हम डिवाइड करते हैं एक्टिविटीज को तो हम क्या करते हैं? स्पेशलाइज कर रहे हैं। 4 डिपार्टमेंट बना दिए, 3 डिपार्टमेंट बना दिए, तो वो डिपार्टमेंट उस चीज में स्पेशलाइज करता है। तो स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट ये मिलता है कि वर्क जो है वो बहुत तेजी से होगा और एफिशिएंसी ज्यादा होगी। दूसरा, आप अपने रिसोर्सेज का बेस्ट यूज कर सकते हैं। उनके बीच में कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। डिफरेंट डिपार्टमेंट से बीच में कोऑर्डिनेट करना जरूरी होगा। और इसके अलावा सिक्योरिटी एंड सपोर्ट, जितना अच्छा साउंड ऑर्गेनाइजेशन होगा उतना ज्यादा सेफ होगा, उतना ज्यादा सिक्योर होगा। इसके अलावा आपका ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन, आप ऑर्गेनाइजेशन को कितना भी डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, उसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना के आप उसको कितना भी बड़ा कर सकते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा। जैसे आपने बिरला ग्रुप का नाम सुना होगा, तो देयर वाज वन इंटरव्यू एंड इट वाज आस्क्ड बाय फ्रॉम घनश्याम दास बिरला, जो कि उसके हेड थे, बिरला ग्रुप के फाउंडर पर्सन थे, कि मिस्टर बिरला, हाउ यू क्रिएटेड सच ए बिग एम्पायर? Mr. Birla replied that I haven't done something new. What I did right man on the right job. I put the right man on the right job. तो ऑर्गेनाइजिंग क्या है? राइट मैन को राइट जॉब पे बिठा देना। दैट इज व्हाट कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, कौन सुपीरियर कौन सबऑर्डिनेट, बस। जो मैनेजर के लायक है उसको मैनेजर बना दिया, जो पियोन के लायक है उसको पियोन बना दिया, अकॉर्डिंग टू देयर वर्क प्रोफाइल एंड देयर एक्सपीरियंस एंड देयर क्वालिफिकेशन, yes skills।
तो आप ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कर सकते हैं, डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, आप अपने अपने एम्प्लॉइज को अकॉर्डिंगली ट्रेनिंग दे सकते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों को प्रोडक्शन की ट्रेनिंग देनी है, मार्केटिंग वालों को मार्केटिंग की ट्रेनिंग दे, सारी चीजों की ट्रेनिंग तो देनी नहीं है, तो आप ट्रेनिंग भी अकॉर्डिंगली दे सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, मैनेजमेंट को डेवलप कर सकते हैं। क्लियर? तो ये मैंने आपको बताया इंपोर्टेंस। अगला हम बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्टेप्स और द प्रोसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। तो मैं आपको बता भी चुका हूं, पहला है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। पहले हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे और वर्क को डिवाइड कर देंगे, डिपार्टमेंटलाइज करेंगे। डिपार्टमेंटलाइज करने का मतलब होता है ग्रुप करना, जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए, उसके बीच में उनको ड्यूटीज असाइन करना कि कौन क्या काम करेगा, उनमें उनको अथॉरिटी डेलीगेट करना। फिर देखो, आपने जब वर्क असाइन करोगे, जब आप वर्क असाइन करोगे तो फिर आप अथॉरिटी भी दोगे। केवल काम देने से तो काम चलेगा नहीं ना, आप थोड़ी अथॉरिटी भी तो दीजिए। और फिर उनके बीच में कोऑर्डिनेट कीजिए, उनके बीच में अथॉरिटी रिस्पांसिबिलिटी रिलेशनशिप बनानी है, कौन सुपीरियर रहेगा, कौन सबऑर्डिनेट करेगा, तो कोऑर्डिनेट करना उनकी एक्टिविटीज को। तो सबसे पहला मैंने क्या बोला, जल्दी बता दीजिए मुझे। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरा डिपार्टमेंटलाइजेशन मतलब ग्रुप करना, तीसरा असाइनिंग ड्यूटीज, चौथा ग्रांटिंग देम अथॉरिटी एंड कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज। एक्टिविटीज को क्या करना है, अथॉरिटी, वही कोऑर्डिनेट करने का मतलब वही है कि अथॉरिटी रिस्पांसिबिलिटी रिलेशनशिप क्रिएट करना कि कौन सुपीरियर रहेगा, कौन सबऑर्डिनेट रहेगा। तो ये प्रोसेस है मोस्ट इंपोर्टेंट। अगला है हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन। आप सभी लोग किसी ना किसी स्कूल में पढ़ते होंगे, तो जो आपका जो स्कूल है वो क्या है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑफिशियल है। बट उसके अंदर जो आपके फ्रेंड सर्कल होंगे, जो आपके फ्रेंड ग्रुप होंगे, उसको बोलेंगे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ऑफिशियल होता है। मैक्सिमम जो काम होता है वो रिटर्न में होता है। कैसे होता है? रिटर्न होता है। और वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना भी आसान है। ये ज्यादा स्टेबल होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं। और सबका जो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप क्लियर होता है। तो इनको बनाया जाता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाता है, इनफॉर्मल अपने आप ही बन जाते हैं। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गया? ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। दैट इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन्ड एंड एस्टेब्लिश्ड बाय द मैनेजमेंट टू अचीव द गोल्स। गोल्स को अचीव करने के लिए इसको डेलिबरेटली बनाना पड़ता है। दिस इज ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड। अब इसके फीचर्स क्या हैं? डेलिबरेटली क्रिएटेड मतलब इसको बनाया जाता है, अपने आप नहीं बनता। दूसरा, इसके अंदर आप वर्क को डिवाइड कर देते हैं, वर्क को स्पेशलाइज कर देते हैं। दूसरा, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप क्लियर होता है। चौथा, ये ज्यादा स्टेबल होते हैं। इसके अलावा यहां पर मैक्सिमम काम रिटर्न में होता है, ओरल में कम होता है। रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। क्लियर? अब इसके फायदे क्या हैं? सबसे बड़ा फायदा यह है कि स्टेबल रहते हैं, जल्दी टूटते नहीं है। दूसरा, यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना आसान है। ठीक है। तीसरा, आपका यूनिटी ऑफ कमांड मेंटेन रहता है। यूनिटी ऑफ कमांड क्या रहेगा? मेंटेन रहेगा। तो किसी को दो बॉस ऑर्डर नहीं करेंगे, केवल एक ही पर्सन ऑर्डर करेगा। और सबको अपना अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर है। सबको पता है कि मुझे क्या क्या काम करना है, मेरी अथॉरिटी क्या है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अब कुछ कमियां भी होंगी। देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान ये है कि मोनोटोनी ऑफ वर्क, आप काम करते करते बोर्डम फील करेंगे, पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम ये रिजिडिटी, एक बार जो भी प्लान आउट कर दिया जाएगा उसके अंदर आप चेंजेस नहीं कर सकते। और आपका डिले इन डिसीजंस में डिले की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जो एक प्रॉपर चेन ऑफ कमांड में ही कम्युनिकेशन फ्लो करेगा तो वहां पे डिले भी होगा। तो ये इसके डीमेरिट्स हैं। अब जब मैं इनफॉर्मल की बात करूंगा तो जस्ट उल्टा कर दीजिए आप, जस्ट रिवर्स। पहली बात, जो ये अनऑफिशियल होता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज बेसिकली बेस्ड ऑन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड दे आर व्हाट? दे आर अनऑफिशियल। और ये डेलिबरेटली क्रिएटेड नहीं होते हैं, ये अपने आप ही बन जाते हैं, पर ये स्पॉन्टेनियस। मोर ओवर, ये ज्यादा स्टेबल नहीं होते, ये बनते और टूटते रहते हैं। आप अपनी क्लास में देख लीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ कभी आपकी बात चालू हो जाएगी, कभी बंद हो जाएगी, कई बार झगड़ा हो जाएगा, कई बार फिर दोबारा बात करनी चालू हो जाएगी। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, बनते और टूटते रहते हैं। और इसकी सबसे बड़ी फीचर है, यहाँ रूमर्स होते हैं, यहाँ अफवाहें बहुत होती हैं। क्या होती हैं? अफवाहें बहुत होती हैं। तो दैट इज अगेन व्हाट कॉल्ड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये अनप्लैन्ड होते हैं, अपने आप बन जाते हैं। ठीक है। और ये सोशल रिलेशनशिप के ऊपर बेस है। यस, yes, definitely informal are based on formal.
मान लीजिए आप एक ट्यूशन ज्वाइन करते हैं और वहां ट्यूशन में आपका कोई फ्रेंड बन जाता है, तो वो इनफॉर्मल और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर ही इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। आप एक स्कूल ज्वाइन करते हैं, स्कूल में आपके 3-4 फ्रेंड बन जाते हैं, उससे पहले तो आप उनको जानते नहीं थे, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है अनप्लैंड होते हैं, अपने आप बन जाते हैं, इनको बनाना नहीं पड़ता। इसके अलावा रूल एंड रेगुलेशंस नहीं होते हैं ये। इसके अलावा कॉमन टेस्ट, दो लोगों का कॉमन टेस्ट है या कॉमन लैंग्वेज है, कॉमन रीजन है, तो वो उनके फ्रेंड बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। या हमारी सोचने का नजरिया सेम है और यहां कोई रिटर्न रेगुलेशन, रूल एंड रेगुलेशन नहीं होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। और यहां पर बोर्डम नहीं होता है, यहां बोर्डम नहीं होता है, मोनोटोनी ऑफ वर्क नहीं होता है, यहां पे आपको अच्छा फील होता है। ठीक है, अब आपने कहा कि सर चलिए ठीक है, इसके मेरिट डिमेरिट बताइए, तो जो वहां के मेरिट थे वो यहां डीमेरिट हो जाएंगे और जो डीमेरिट थे वो मेरिट हो जाएंगे। रिवर्स कर दीजिएगा, जैसे वहां मोनोटोनी ऑफ वर्क नहीं वहां था, यहां नहीं होगा। वहां पे डिले इन डिसीजंस था, या डिले इन डिसीजंस नहीं होगा, यहां बहुत जल्दी डिसीजंस होंगे, है ना। तो वहां पे और मैंने क्या बताया था, वहां रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना आसान था, पर यहां रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना आसान नहीं होगा। वहां र्यूमर्स नहीं थी, यहां र्यूमर्स होंगे हैं, तो रिवर्स कर दीजिएगा आप। वो ज्यादा स्टेबल है, ये स्टेबल नहीं है, तो जस्ट उसका रिवर्स है। वो ऑफिशियल है, ये अनऑफिशियल है। ठीक है, तो इनका डिफरेंस भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। इनको डेलिबरेटली बनाना पड़ता है, फॉर्मल को इनफॉर्मल अपने आप बन जाते हैं। क्लियर, वो मैक्सिमम काम वहां रिटर्न में होता है, यहां ओरल होता है, ये मैंने आपको बता दिया। यहां पर जो फॉर्मल होते हैं वहां पर जो आपको अथॉरिटी मिलती है बाय वर्च्यू ऑफ योर पोस्ट मिलती है, और इनफॉर्मल में जो आपको अथॉरिटी मिलती है बाय वर्च्यू ऑफ योर, जो आपके अंदर जो क्वालिटीज हैं, पर्सनल क्वालिटीज हैं, उसकी वजह से मिलती है। अब हम बात करते हैं, इनका मैंने डिफरेंस भी आपसे डिस्कस कर लिया, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक इसमें रहेगा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब देखिए बुक में काफी ज्यादा एक्स्ट्रा दे रखे हैं, हम एज पर द सिलेबस कर रहे हैं, आप कट कर दीजिएगा अपनी बुक से। आपका लाइन ऑर्गेनाइजेशन आपके सिलेबस में नहीं है 2025 के लिए, और आपका लाइन एंड स्टाफ भी नहीं है। तो व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज फ्रेमवर्क ऑफ रिलेशनशिप। क्या होता है? फ्रेमवर्क ऑफ रिलेशनशिप इज व्हाट कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। वैसे तो कई सारे हैं, बट हमारे जो सिलेबस में है वो है आपका फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। तो अब हम बात करते हैं, देखिए मैं फिर वही रिपीट कर रहा हूं, अगर आप रट रट के जाएंगे तो वहां भूलेंगे। आप चाहे कितने भी कीवर्ड्स देख लीजिए, जब तक आपको वो टॉपिक समझ में नहीं आएगा याद नहीं कर सकते। तो बात करते हैं हम फंक्शनल स्ट्रक्चर। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आज आप एक फैक्ट्री लगा लेते हैं, फैक्ट्री लगाने के बाद आप 4 डिपार्टमेंट बनाते हैं। अगर आप फंक्शंस के बेस पे बनाते हैं तो उसको फंक्शनल स्ट्रक्चर बोलेंगे। बस मान लीजिए आपने कहा मेरी फैक्ट्री में प्रोडक्शन होगा तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सामान को बेचना भी है तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट, कुछ एम्प्लॉइज को भी अपॉइंट करना है तो एचआर डिपार्टमेंट, पैसे का भी अरेंजमेंट करना है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो आपने 4 डिपार्टमेंट बनाए, तो वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शन वो कैसा स्ट्रक्चर है? फ्रेमवर्क फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो व्हेन द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन इज व्हाट कॉल्ड फंक्शनल स्ट्रक्चर। क्लियर? कोई डाउट? तो ये हो गया हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर। एंड व्हाट इज डिविजनल स्ट्रक्चर? अब मान लीजिए आप 3 प्रोडक्ट बना रहे हैं, आप मेटल भी बना रहे हैं, प्लास्टिक भी बना रहे हैं, केमिकल भी बना रहे हैं। अब ये तीनों ही बिल्कुल अलग अलग हैं। प्रोडक्शन आपका प्लास्टिक अलग है, मेटल अलग है, केमिकल अलग है। तो आपने कहा हम 3 डिवीजन बना देते हैं। आपका काम बहुत बड़े स्केल पे है, तो आपने 3 डिवीजन बनाए। पहला प्लास्टिक डिवीजन, दूसरा मेटल डिवीजन और तीसरा केमिकल डिवीजन। डिवीजन बन गए। 3 डिविजनल हेड आपके पास आ गए। क्या आ गए? 3 डिविजनल हेड। किसका? प्लास्टिक का, मेटल का, केमिकल का। आपने कहा चलिए ठीक है। अब जो प्लास्टिक वाला है उसके नीचे 4 डिपार्टमेंट बना दिया आपने, प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, पर्सनल। वही 4 डिपार्टमेंट आपने मेटल में बना दिए, वही 4 डिपार्टमेंट आपने केमिकल में बना दिए। आपने कहा सर ये तो बहुत कॉस्टली हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, कॉस्टली है। आपने कहा सर कैसे कॉस्टली है? 3 तो प्रोडक्शन के मैनेजर हैं, एक प्लास्टिक में, एक उस मेटल में, एक केमिकल में। 3 आपके उसके हैं फाइनेंस के, 3 आपके मार्केटिंग के, 3 आपके पर्सनल के। तो कुल मिला के ये एक तो एक्सपेंसिव होता है। पर अच्छा वहां पे हमने किसको स्पेशलाइज किया था? हमने फंक्शंस को। यहां पे हम स्पेशलाइज कर रहे हैं प्रोडक्ट को। किसको स्पेशलाइज कर रहे हैं? प्रोडक्ट को। जो फंक्शनल होता है वो कम कॉस्टली होता है और डिविजनल ज्यादा कॉस्टली होता है। पर एक फायदा मिलेगा वहां, क्या? डिविजनल का।
कि अगर मान लीजिए लॉसेस हुए तो जो आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर है वो एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के ऊपर एलिगेशंस लगाएगा, तुम्हारी वजह से हुआ। प्रोडक्शन वाले कहेंगे मार्केटिंग वालों की वजह से, मार्केटिंग वाले कहेंगे फाइनेंस वालों की वजह से, फाइनेंस वाले कहेंगे एचआर वालों की वजह से, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। पर यहां पर अगर प्लास्टिक में लॉस हुए उसके लिए मेटल और केमिकल वाले जिम्मेदार नहीं है, तो यहां रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना आसान है। वहां पे प्रोडक्शन वाले केवल प्रोडक्शन का काम जानते हैं, मार्केटिंग वाले केवल मार्केटिंग का काम जानते हैं, फाइनेंस वाले केवल फाइनेंस का काम जानते हैं, पर्सनल वाले केवल पर्सनल का काम जानते हैं। बट यहां पर जो मेटल का जो डिविजनल हेड है या जो केमिकल का डिविजनल हेड है या जो प्लास्टिक का डिविजनल हेड है उसको अपने डिपार्टमेंट में होने वाली सारी एक्टिविटीज की जानकारी होगी, तो इसका मतलब डिविजनल हेड ज्यादा डेवलप माना जाएगा, बट ये ज्यादा कॉस्टली है। दूसरा यहां वर्क ओवरलैप हो रहा है, एक काम एक से ज्यादा बार हो रहा है, वर्क एक बार से ज्यादा हो रहा है, ओवरलैप कर रहा है, कॉस्टली है, और पर यहां रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना आसान है। तो ये दोनों का डिफरेंस भी मैंने आपसे डिस्कस किया। डेफिनेटली जो बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं और जो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके लिए डिविजनल स्ट्रक्चर काम करता है। बट अगर आप एक ही टाइप का प्रोडक्ट बना रहे हैं, चाहे कितने बड़े स्केल पे बना रहे हैं, वहां पे आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर से काम चल जाएगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? पहला फॉर्मेशन, फंक्शनल जो है फंक्शंस के बेस पे बनता है और डिविजनल प्रोडक्ट्स के बेस पे बनता है। दूसरा टाइप ऑफ स्पेशलाइजेशन, यहां पे फंक्शंस को स्पेशलाइज किया गया, वहां पे प्रोडक्ट को स्पेशलाइज किया गया है। यहां पर जो आपका कोऑर्डिनेशन बनाना, जो आपका फंक्शनल है वहां पे डिफिकल्ट है, पर आपका डिविजनल में इजी है, क्योंकि वहां पे एक डिविजनल हेड भी आपको मिल जाता है जो कि अपने डिपार्टमेंट की अपने उसके डिवीजन की देखभाल कर लेता है। पर कॉस्ट की बात करें तो ये सस्ता पड़ेगा, कौन सा फंक्शनल, और डिविजनल महंगा पड़ेगा। और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना मैं आपको बता चुका हूं, फंक्शनल में मुश्किल होगा पर डिविजनल में आसान होगा। और कंट्रोल की बात करें तो डिविजनल को कंट्रोल करना मुश्किल होगा, नो डाउट, बहुत सारे डिविजन्स हैं, पर यहां पे इजी होगा। क्लियर हो गया आपको? तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक अब चलेगा, लास्ट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं हम, दैट इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। देखिए अब यहां पे भी बड़ी समस्याएं हैं, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। आप चाहे कहीं से भी पढ़ लीजिए, बट मैं आपको बता रहा हूं जब तक आप इस टॉपिक को समझेंगे नहीं आप कर ही नहीं पाएंगे। केस स्टडीज आती हैं, सीबीएसई का तो पेपर हो चुका है, तो उनकी जो केस स्टडी आई बच्चे समझ ही नहीं पाए कि वो है क्या, कि डेलीगेशन है या डिसेंट्रलाइजेशन है। 80 to 90% लोगों ने डेलीगेशन लिखा जबकि वो डिसेंट्रलाइजेशन था। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं होता क्या है। देखिए जब वर्कलोड को डाउन करने के लिए आप अपना एक सबऑर्डिनेट रखते हैं तो उसको बोलते हैं डेलीगेशन। अपने वर्कलोड को डाउन करने के लिए आपने अपना कुछ काम अपने सबऑर्डिनेट को दे दिया, व्हेन यू असाइन सम पार्ट ऑफ योर वर्क टू योर सबऑर्डिनेट, दैट इज व्हाट कॉल्ड डेलीगेशन। तो डेलीगेशन हर छोटे से छोटे ऑर्गेनाइजेशन में पाया जाएगा, दैट इज व्हाट कॉल्ड डेलीगेशन। अब आपने कहा सर अब आप हमें यह भी बता दीजिए कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। देखिए जब सारे डिसीजंस एक जगह लिए जाएं हेड ऑफिस में तो वो सेंट्रलाइजेशन है, बट जब आप डिसीजन मेकिंग पावर को लोअर लेवल तक डेलीगेट कर देते हैं तो दैट इज व्हाट कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। जैसे मान लीजिए हमने एक यहां से यहां तक हमने काम डेलीगेट किया, फिर यहां से यहां हो गया डेलीगेट, यहां से थोड़ा यहां हो गया, यहां से थोड़ा यहां हो गया, यहां से थोड़ा यहां हो गया। मतलब जब डेलीगेशन पूरे ऑर्गेनाइजेशन में फैल जाता है तो दैट इज व्हाट कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी अप टू द लोअर लेवल, दैट इज व्हाट कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन क्लियर हो गया। सेंट्रलाइजेशन जब सारे डिसीजन एक जगह लिए जाएं, सेंट्रलाइजेशन जब लोअर लेवल तक लिए जाएं तो डिसेंट्रलाइजेशन। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब पॉइंट आता है डेलीगेशन। किसी भी छोटे से छोटे ऑर्गेनाइजेशन में डेलीगेशन पाया ही जाएगा, डेलीगेशन के बिना तो काम चलता ही नहीं है। कोई छोटे से छोटे ऑर्गेनाइजेशन में 5-6 लोग भी काम कर रहे हैं, वहां पर भी कोई सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप आपको मिल जाएगा, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड डेलीगेशन। पर डिसेंट्रलाइजेशन केवल बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ही पाया जाता है, जहां पे आपकी 50-60 ब्रांचेज हैं, तो वहां तो डिसेंट्रलाइजेशन आपको करना ही पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो डेलीगेशन क्लियर है, when you assign some part of your work to your subordinate। तो इसके 3 एलिमेंट है, डेलीगेशन के कितने एलिमेंट है? 3, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। कितने एलिमेंट है डेलीगेशन के? 3, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। और अथॉरिटी जो डेलीगेशन का बेस क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क। जब भी आप वर्क डेलीगेट करेंगे तो वर्क को पहले डिवाइड करेंगे, जो इंपॉर्टेंट काम है वो अपने पास रखेंगे, लेस इंपॉर्टेंट काम अपने सबऑर्डिनेट को देंगे। तो व्हाट इज द बेस फॉर डेलीगेशन? डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, और इसके 3 एलिमेंट कौन कौन से? अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन टू डू द वर्क। ओके, एंड अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी। आंसरेबिलिटी कांट बी डेलीगेटेड एट ऑल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या हम कभी जो हमारा अकाउंटेबिलिटी, कैन अकाउंटेबिलिटी बी डेलीगेटेड, क्या हम अकाउंटेबिलिटी को डेलीगेट कर सकते हैं? नो, नेवर।
कभी भी नहीं। आपने कहा सर कैसे, मान लीजिए मैंने अपना कुछ काम अपने सबऑर्डिनेट को दिया और उसके नीचे फर्दर 2 लोग और दे दिए, अब मैं वो काम हुआ या नहीं हुआ वो उससे पूछूंगा या वो ये कहेगा उनसे पूछ लो, वो ही आंसरेबल है। वो ये नहीं कह सकता कि मेरे सबऑर्डिनेट से पूछ लो, ही हैज टू आंसर कि वेदर द वर्क वाज बीइंग डन और नॉट। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको। तो रिस्पॉन्स देखो, अथॉरिटी तो ग्रांट होती है, अथॉरिटी को हम क्या करते हैं, ग्रांट, रिस्पॉन्सिबिलिटी को असाइन करते हैं और अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करते हैं। अकाउंटेबिलिटी कांट बी डेलीगेटेड, वक्त तो आसानी होता है, वक्त को तो हम असाइन ही करते हैं और अथॉरिटी को क्या करते हैं, ग्रांट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे इसकी फीचर्स की। फीचर्स की मतलब क्या है कि डेलीगेशन में वर्क को शेयर किया जाता है, वर्क को क्या किया जाता है, असाइन किया जाता है। डेलीगेशन का मेन बेस क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क, वो मैं आपको बता चुका हूं। फिर डेलीगेशन इज ऑलवेज डन विद इन सर्टेन लिमिट्स, जब आप वर्क डेलीगेट करेंगे तो एक प्रेस्क्राइब्ड लिमिट्स बना देंगे कि इस लिमिट के अंदर अंदर आपको डिसीजंस लेने हैं। ठीक है, और इससे वर्कलोड रिड्यूस हो जाता है। तो इसकी इंपोर्टेंस क्या है, पहला रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट रिलैक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपना कुछ काम अपने सबऑर्डिनेट्स को दे दिया। देन आपका स्केलर चेन मेंटेन हो जाती है। कैसे, मान लीजिए एक सुपीरियर है एक सबऑर्डिनेट है, कल को सुपीरियर रिटायर होगा तो वही सबऑर्डिनेट सुपीरियर बन सकता है, तो एक चेन बन गई। ठीक है, जैसे आपका एक मैनेजर है एक डेप्यूटी मैनेजर है, तो जो मैनेजर रिटायर होगा तो डेप्यूटी मैनेजर विल बिकम मैनेजर, तो एक स्केलर चेन, एक लैडर मेंटेन हो गई। देन आपका वर्क स्पेशलाइज हो जाता है। ठीक है, और इसके अलावा डिसीजन मेकिंग क्विक हो जाती है, क्योंकि अब सारे डिसीजन आपको नहीं लेने, कुछ डिसीजन आपके सबऑर्डिनेट भी ले सकते हैं। इससे एम्प्लॉइज मोटिवेट होते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, हाँ, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर सकता है। तो 3 एलिमेंट मैंने बताए थे, कौन कौन से बताए थे, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो अथॉरिटी को हम क्या करते हैं, मैंने बताया अभी आपको, ग्रांट करते हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या करते हैं, असाइन करते हैं, और अकाउंटेबिलिटी को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। तो अथॉरिटी मतलब पावर टू टेक डिसीजन, वो मैं बता चुका हूं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ऑब्लिगेशन टू डू द वर्क, और इसके अलावा है अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी इज आंसरेबिलिटी, और अकाउंटेबिलिटी को हम क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। अथॉरिटी को क्या करते हैं, हम ग्रांट करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को असाइन करते हैं और अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करते हैं, और अकाउंटेबिलिटी कांट बी डेलीगेटेड एट ऑल, अकाउंटेबिलिटी इज आल्सो कॉल्ड आंसरेबिलिटी। क्लियर हो गया। उसके बाद है सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन में बता चुका हूं, जब सारे डिसीजन एक जगह लिए जाएं तो सेंट्रलाइजेशन, और जब लोअर लेवल तक लिए जाएं तो डिसेंट्रलाइजेशन। एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ डेलीगेशन, डेलीगेशन को फैला देना ही डिसेंट्रलाइजेशन है। ठीक है, तो पर डिसेंट्रलाइजेशन छोटे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं पाया जाएगा, केवल बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ही पाया जाएगा। फायदा क्या होगा इसका, मेरिट क्या है, सबसे बड़ा मेरिट है कि टॉप मैनेजमेंट रिलैक्स हो जाता है, एम्प्लॉइज का मोटिवेशन लेवल बढ़ता है, डिसीजन मेकिंग बेटर हो जाती है, कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो जाता है, और इसके अलावा अब आपको एक तरह से देखा जाए तो मैनेजर्स डेवलप होते हैं, क्योंकि आपने लोअर लेवल तक बात काम को फैलाया है, सबको थोड़ी थोड़ी अथॉरिटी दी है, तो छोटे छोटे मैनेजर्स डेवलप हो गए हैं, उन्हीं को आप प्रमोट करके आगे ला सकते हैं। तो पर कुछ कमियां भी रहेंगी, क्योंकि जब आपने वर्क को इतना ज्यादा डेलीगेट कर दिया है, इतना ज्यादा पूरे ऑर्गेनाइजेशन में फैला दिया है, तो इनको कोऑर्डिनेट करना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, क्योंकि बहुत सारे लोग डिसीजंस लेंगे, अब सबके डिसीजंस अच्छे नहीं होंगे, किसी के अच्छे भी होंगे, किसी के खराब भी होंगे, तो यूनिफॉर्मिटी ऑफ डिसीजंस नहीं होंगे। दूसरा, आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, आपने लोअर लेवल तक डिसीजन मेकिंग पावर दी है तो आपके एक्सपेंसेस भी नो डाउट बढ़ जाएंगे। और छोटी फर्मों के लिए ये सुटेबल बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपको बताया था डेलीगेशन तो छोटे से छोटे ऑर्गेनाइजेशन में पाया जाएगा, पर डिसेंट्रलाइजेशन केवल बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में ही पाया जाएगा। तो दोनों में आपका डिफरेंस क्या है, डेलीगेशन में और डिसेंट्रलाइजेशन में। डेलीगेशन इज कंपलसरी इन स्मॉल टू स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज इनविटेबल, इट इज कंपलसरी टू एवरी ऑर्गेनाइजेशन, बट डिसेंट्रलाइजेशन इज ए पॉलिसी डिसीजन एंड इट हैज टू बी टेकन बाय बिग फर्म्स ओनली। दूसरा, आपका पर्पस क्या है, पर्पस क्या है डेलीगेशन का, वर्कलोड को डाउन करना, और डिसेंट्रलाइजेशन का पर्पस क्या है, सबऑर्डिनेट्स की पावर को बढ़ाना, सबऑर्डिनेट्स की इंपोर्टेंस को बढ़ाना। दूसरा, स्कोप की बात करें तो डेलीगेशन का स्कोप नैरो है, क्योंकि वो लिमिटेड लेवल की फ्रीडम देता है, पर डिसेंट्रलाइजेशन का स्कोप वाइडर है, क्योंकि वो आपको जो लोअर लेवल तक आपको फ्रीडम देता है। स्टेटस की बात करें तो इट इज प्रोसेस ऑफ शेयरिंग टास्क एंड अथॉरिटी, किसका, डेलीगेशन का, कि आप अपनी अथॉरिटी को शेयर कर रहे हैं, टास्क को शेयर कर रहे हैं, और ये पॉलिसी डिसीजन है, कौन सा, डिसेंट्रलाइजेशन। फ्रीडम, डेलीगेशन में फ्रीडम कम है और डिसेंट्रलाइजेशन में फ्रीडम ज्यादा है, क्योंकि लोअर लेवल तक डिसीजन मेकिंग पावर चली गई। तो होप सो मैंने आप लोगों से पूरा जो लेटेस्ट सिलेबस है 2024-25 का डिस्कस किया है। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है उसका मतलब मैंने आपको एग्जांपल्स लेके समझाया है।
मैंने आपको फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस किया, मैंने आपको फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर डिस्कस किया, मैंने आपको डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, इनके मेरिट्स, डीमेरिट्स डिस्कस किए। होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, आप लोगों के एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेगा। और प्लीज अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ये मुझे मोटिवेट करेगा और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।